तो हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर 2022 में पूछा था, उसका वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। इसमें 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोगों के 10 से 12 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर खंड क दिया रहेगा, खंड ए दिया रहेगा, उसमें कुल 7 क्वेश्चन रहेगा। 7 में से आप लोगों को किन्हीं 5 को बनाना है, ठीक है। और प्रत्येक जो क्वेश्चन रहेगा वो 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और जो खंड बी रहेगा, खंड बी में भी 7 क्वेश्चन दिया रहेगा, 8 नंबर से 14 नंबर तक, यानी कि 7 क्वेश्चन। और इनमें से किन्हीं 5 को बनाना है, 5 क्वेश्चन को, और यहाँ पर भी 3 अंक मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो खंड सी रहेगा, खंड सी में 15 से 19 रहेगा क्वेश्चन, 5 ठो रहेगा। 5 में से आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। और 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। जो 15 से 19 रहेगा क्वेश्चन, उसमें से केवल 3 बनाना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखिए ग्रुप ए में। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा था वो है कि समूह 77 या ग्रुप 77 से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो इसका आंसर है कि समूह 77 विकासशील देशों का एक संगठन है, यानी कि जो समूह यानी कि G77 है वो विकासशील देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना 1964 में हुआ था। कब हुआ था? 1964 में हुई थी। और इसका उद्देश्य था कि विकासशील देशों के आर्थिक हितों की रक्षा करना तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी समस्याओं को एकजुट होकर उठाना। यानी कि जो यह समूह 77 था, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1964 में हुआ था। और यह विकसित देशों का संगठन था, ठीक है। यानी कि जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी परेशानी होता है, उसको एकजुट होकर सभी को सोल्व करना था, ठीक है। यही था G77, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि औद्योगिक क्रांति कब और कहाँ सर्वप्रथम प्रारंभ हुई? तो जो औद्योगिक क्रांति था वो सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में 1760 के आसपास इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि जो औद्योगिक क्रांति था कब और कहाँ पर प्रारंभ हुआ। तो जो औद्योगिक क्रांति था 18वीं सदी के आसपास, यानी कि 1760 के आसपास हुआ था, और यह इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। 2 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन है, तो ज़्यादा नहीं लिखना है, नहीं तो आप लोगों के पास टाइम नहीं बचेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय कृषि के किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखे। तो भारतीय कृषि का किन्हीं 2 को विशेषता लिखना है, ठीक है। यहाँ पर जो मैं लिखा हुआ है कि भारतीय कृषि मानसून पर बहुत अधिक निर्भर होती है, यानी कि जो भारतीय कृषि है वो अधिकतर बरसात में किया जाता है, ठीक है। और दूसरा जो है कि जीविका कृषि है, यानी कि भारतीय कृषि जो होता है वो मुख्यतः आत्मनिर्भर के लिए करते हैं, यानी कि मुख्य रूप से भोजन खाने के लिए करते हैं, अपना पेट पालने के लिए करते हैं, ठीक है। ये 2 विशेषता हो गया। आप यहाँ पर कोई भी 2 विशेषता लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि लौह खनिज और अलौह खनिज में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो लौह खनिज है और अलौह खनिज में अंतर पूछ रहा है। तो जो लौह खनिज होता है उसमें लोहा पाया जाता है, ठीक है, जैसे लौह अयस्क हो गया। और जो अलौह खनिज होता है उसमें लोहा नहीं पाया जाता है, ठीक है, जैसे तांबा हो गया, बक्साइड हो गया, सीसा हो गया। तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं कि जो लौह धातु होता है उसमें लोहा पाया जाता है, और उसमें से एक उदाहरण दे देना है, जैसे लोहा हो गया। और जो अलोह खनिज होता है उसमें लोहा नहीं पाया जाता है, ठीक है, लोहा नहीं पाया जाएगा, जैसे तांबा हो गया, बॉक्साइट हो गया, शीशा हो गया, ये सब अलोह के उदाहरण है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं। कह रहा है कि राजनीतिक दल का अर्थ स्पष्ट कीजिए, यानी कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं। तो राजनीतिक दल लोगों का एक समूह होता है, ठीक है। जो राजनीतिक दल होता है वो बहुत सारे लोगों का समूह होता है, जो एक ही सोच और विचार रखते हैं, ठीक है। ये लोग चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं और देश के लिए फैसले लेते हैं। यानी कि जो राजनीतिक दल होता है वो चुनाव में भाग लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव जीत कर वो अपना देश के लिए फैसले लेते हैं, ठीक है। इसी को राजनीतिक दल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कह रहा है कि आर्थिक समानता क्या है। तो आर्थिक समानता का अर्थ है कि समाज के सभी लोगों को आजीविका के समान अवसर मिले, यानी कि सभी लोगों को काम करने का समान अवसर मिले, सभी को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, ठीक है। धन, संसाधन और काम के अवसरों का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए, यानी कि सभी को समान रूप से काम दिया जाए, साधन सभी के लिए समान होना चाहिए, ना कि अमीर गरीब को देकर बांटा जाना चाहिए, ठीक है, ताकि अमीर गरीब के बीच का अंतर कम हो सके, ठीक है। आर्थिक समानता का अर्थ है कि जो संसाधन है उसको समान रूप से समाज में बांटना है, ठीक है, जिसके कारण अमीर गरीब के बीच कम अंतर हो सके, यानी कि गरीब अमीर गरीब खत्म हो सके। इसी को कहते हैं आर्थिक समानता, ठीक है। आप लोग वहाँ पर अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है, इसको रट के नहीं जाना है। आप लोग यहाँ से थोड़ा भी एक बार वीडियो देख लीजिए,
ठीक है, और आप लोग अपने शब्दों में लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? यानी कि वैश्वीकरण का मतलब है कि अलग-अलग देश आपस में जुड़कर सामान, पैसा और जानकारी का लेन-देन करते हैं। यानी कि वैश्वीकरण का मतलब है कि बहुत सारे देश मिलकर क्या करते हैं, सामान एक दूसरे देश में भेजते हैं और मंगाते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं वैश्वीकरण। इस इससे एक देश की चीज़ें दूसरे देश में आसानी से मिलने लगती है। यानी कि जो मान लीजिए यहाँ पर चाइना हो गया, यहाँ पर भारत हो गया, ठीक है। तो भारत का जो प्रोडक्ट बनता है वो चाइना में भी जाता है, और जो चाइना का बनता है, चाइना का सामान, वो भारत में आता है। आप लोग देखे होंगे कि मेड इन चाइना लिखा होता है, वो चाइना से बनता है, ठीक है। इसी को कहते हैं वैश्वीकरण, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अब ग्रुप बी आ गया। ग्रुप बी में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, और इसमें से 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर से 14 नंबर तक जो क्वेश्चन रहेगा वो ग्रुप बी का रहेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1929 ईस्वी के महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी कि जब 1929 में महामंदी आया था, तो वहाँ पर बंगाल में जो पटसन पैदा कर रहे थे, खेती कर रहे थे पटसन का, उन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि 1929 ईस्वी के महामंदी के कारण विश्व व्यापार बहुत घाटा चल गया। यानी कि विश्व व्यापार बहुत, यानी कि विश्व में जो व्यापार हो रहा था उसमें बहुत घाटा हो गया, जिससे पटसन की मांग और कीमतें तेजी से गिर गई, ठीक है। जहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर चाइना है, चाइना पर सामान नहीं भेजेंगे तो उसका जो है उसका मांग और कीमत दोनों गिर जाएगा। यानी कि कोई सामान नहीं खरीदेगा तो उसका कीमत नहीं मिलेगा और मांग भी नहीं होगा, ठीक है। आर्थिक महामंदी हो गया था तो, ठीक है। आगे देखते हैं कि बंगाल के पटसन पैदा करने वाले किसानों को अपनी फसल के उचित मूल्य नहीं मिल सका। यानी कि उन लोग अपना जो फसल पैदा कर रहे थे, उन लोगों का सही से दाम नहीं मिल पाया, ठीक है। पटसन के दाम गिरने से किसानों की आय कम हो गई, जबकि लगान और कर्ज पहले की तरह बने रहे। यानी कि जो 1929 में महामंदी आया था, तो जो पटसन उगा रहे थे, पटसन का रेट कम हो गया, लेकिन जो उन लोगों पर कर लगाया गया था, कर्ज लिया जा रहा था, कर जो जमींदारों के द्वारा, वो कर कम नहीं हुआ, ठीक है, और उनकी आय कम हो गई, ठीक है। परिणाम स्वरूप कई किसान कर्ज में डूब गए और अपने जमीन गिरवी रखने या बेचने की स्थिति आ गई, ठीक है। बहुत कर्ज हो गया, आय गिर गया उन लोगों के, उन लोग गरीब हो गए, तो वो लोग कर्ज में डूब गए और अपनी जो जमीन था उसको गिरवी रख दिया या तो बेच दिया गया, ठीक है। इस प्रकार महामंदी ने बंगाल के पटसन उत्पादन किसानों की आर्थिक स्थिति को बहुत कमजोर कर दिया और उनका जीवन कष्टमय हो गया। यानी कि सरल शब्दों में कहें तो जो 1929 में महामंदी आया था बंगाल में, वहाँ पर जो सॉरी, यहाँ पर जो विश्व में उसका मांग था वो बहुत कम हो गया, जिसके कारण उसका जो कीमत था वो तेजी से गिर गया, ठीक है। और इसका कीमत गिरने के कारण जो उसका जो किसान पटसन उगा रहे थे उनका दाम किसानों को सही से नहीं मिल पाया। यानी कि जो पटसन उगा रहे थे उन लोगों को उसका सही रेट नहीं मिल पाया, और कर्ज जो उन लोगों पर लिया जा रहा था, कर लिया जा रहा था उन लोगों पर लगान, वो पहले जैसा रहा, जिसके कारण जो किसान थे वो कर्ज में डूब गए और अपनी ज़मीन गिरवी रख दिए और कई किसान ने बेच दिया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि स्पेनिंग जेनिंग क्या था, इसका आविष्कार किसने किया? यानी कि जो स्पेनिंग जेनिंग मशीन था वो क्या था और इसका आविष्कार किसने किया था? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि स्पेनिंग जेनिन एक कपड़ा उद्योग से जुड़ी मशीन थी। इसका उपयोग सूत धागा काटने के लिए किया जाता था। यानी कि जो स्पेनिंग जेनिन मशीन था वो कपड़ा उद्योग से जुड़ा हुआ था और इसका जो प्रयोग था वो धागा काटने के लिए किया जा रहा था, ठीक है। इस मशीन की मदद से एक व्यक्ति एक साथ कई धागे काट सकता था, जिससे कपड़ा उत्पादन बहुत तेज हो गया। यानी कि जो जो मशीन आया था उस मशीन के साथ एक ही व्यक्ति कई धागे काट सकता था, ठीक है। और इससे क्या हो गया कि कपड़ा का उत्पादन था वो बहुत तेजी से बढ़ गया, ठीक है। स्पेनिंग जेनिंग मशीन का आविष्कार सन 1764 ईस्वी में हारग्रीव्स जो था जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। यह मशीन सबसे पहले इंग्लैंड में बनी थी, ठीक है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो स्पेनिंग जेनिंग मशीन है वो क्या है। तो जो स्पेनिंग जेनिंग मशीन है वो कपड़ा काटने का एक मशीन था, और इसमें जो एक व्यक्ति एक समय में कई धागे काट सकता था, ठीक है। और दूसरा जो पूछा था कि इसका आविष्कार किसने किया था, इसका जो आविष्कार था वो 1764 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स ने किया था, ठीक है। और सबसे पहले इंग्लैंड में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। इस आविष्कार से पहले धागा हाथ से काटा जाता था, जिससे बहुत समय लगता था। स्पिनिंग जेनी आने से कम समय में अधिक धागे बनने लगे, कपड़ा उद्योग का तेजी विकास हुआ, घरेलू उद्योगों की जगह कारखानों का विकास शुरू हो गया, और इस प्रकार स्पेनिंग जेनिन औद्योगिक क्रांति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि कहने का मतलब है कि जब मशीन नहीं था, स्पेनिंग जेनिन मशीन नहीं था, तो लोग पहले हाथ से धागा काटते थे, ठीक है।
जिससे क्या होता था कि कपड़ा बनने में बहुत समय लगता था, लेकिन जब स्पिनिंग जेनी मशीन आ गया तो काम समय में अधिक कपड़ा बनने लगा। ठीक है, कपड़ा का उद्योग तेज हो गया, घरेलू उत्पादों की जगह कारखाने का विकास शुरू हो गया, यानी कि जो घर में धागा से काटते थे उसका कम हो गया, उसके जगह में मशीन लगाने लगे, कारखाना का शुरू हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कह रहा है कि रोपण कृषि क्या है, इसकी एक विशेषता बताइए, यानी कि रोपण कृषि किसे कहते हैं उसका विशेषता पूछ रहा है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि रोपण कृषि वह कृषि पद्धति है जिसमें किसी एक फसल को बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है और उसका उत्पादन मुख्य रूप से व्यापार एवं निर्यात के लिए किया जाता है। यानी कि जो रोपण कृषि है वो एक जगह में बहुत सारा फसल, मतलब क्या बोलते हैं, बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर खेत हो गया, वहाँ पर बहुत बड़ा खेत में उगाते हैं और इसका उत्पादन होता है, बहुत होता है, जिस कारण इसका व्यापार करते हैं, यानी कि व्यापार करते हैं या तो निर्यात, यानी कि बाहर देशों में भेज दिया जाता है। इस प्रकार की खेती में आधुनिक तकनीक, अधिक पूंजी और श्रमिकों का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो इस प्रकार की खेती होता है उसमें आधुनिक आधुनिक तकनीक हो गया, जैसे ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसर हो गया, सभी का प्रयोग होता है और अधिक श्रमिकों का भी यहाँ पर ज़रूरत पड़ता है, और अधिक श्रमिक पड़ेगा तो यहाँ पर पूंजी भी अधिक लगेगा। ठीक है, इसी को कहते हैं रोपण कृषि। रोपण कृषि में उगाई जाने वाले प्रमुख फसल है चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबर हो गया, गन्ना हो गया, केला हो गया आदि। ये जो सब कृषि है वो रोपण कृषि है। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसका उदाहरण, चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला, ये सब रोपण कृषि है। यह खेती अधिकतर उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में की जाती है। यानी कि जो ये सब खेती है वो उष्ण या उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होता है उसमें उगाते हैं। ठीक है, इसका एक विशेषता है कि रोपण कृषि में एक ही फसल की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है, जिससे अधिक उत्पादन और अधिक लाभ प्राप्त होता है। यानी कि जो रोपण कृषि है वो बड़े जगहों में, यानी कि बहुत सारे जगह में किया जाता है, जिसके कारण उसका उत्पादन अधिक होता है और अधिक लाभ कमाते हैं लोग, किसान इसको बेचकर अधिक लाभ कमाते हैं। इसका एक विशेषता हो गया, लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कह रहा है कि राजनीतिक दलों के किन्हीं दो गुणों को लिखे, यानी कि राजनीतिक जो दल है उसका दो गुण पूछ रहा है। तो राजनीतिक दल लोकतंत्र की रीढ़ होते हैं, ये जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करते हैं। यानी कि जो राजनीतिक दल होता है वो लोकतंत्र का रीढ़ होता है, यानी कि जैसे कि मानव शरीर का जो रीढ़ होता है उसी प्रकार का रीढ़ होता है। यह सरकार और लोगों के बीच सेतु यानी कि ब्रिज का काम करता है। ठीक है, राजनीतिक दलों के अनेक गुण होते हैं, जिनमें से दो प्रमुख गुण निम्नलिखित है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। पहला जो गुण है जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करना है। ठीक है, यानी कि राजनीतिक दल जनता की समस्याओं, जरूरतों और मांगों को सरकार तक पहुंचाते हैं। यानी कि जो जनता का मांग होता है, समस्या होता है, उसको जो राजनीतिक दल होता है वो मांग समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं। ये जनता के अधिकारों की रक्षा करते हैं और उनके हित में नीतियां बनवाने का प्रयास करते हैं। इससे लोगों की आवाज़ शासन तक पहुंचती है। यानी कि जो राजनीतिक दल होता है वो जनता के लिए काम करती है, उसका जो समस्या हो गया उसको सरकार तक पहुंचाती है, जिसके कारण और जो मानव होता है, जनता होता है, जनता के अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, और जो राजनीतिक दल होता है वो नीतियाँ बनाने का प्रयास करते हैं और जो लोग होते हैं, जनता होते हैं, उनकी आवाज़ शासन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, दूसरा है कि सरकार का गठन और संचालन करना, यानी कि चुनाव जीतने वाला राजनीतिक दल सरकार बनाता है। ठीक है, और देश का शासन चलाता है। जो जीत गया पार्टी वो कानून बनाता है और देश चलाता है। ठीक है, वह कानून बनाता है, योजनाएं लागू करता है और देश के विकास के लिए कार्य करता है। ठीक है, इससे देश व्यवस्था और स्थिरता बनी रहती है। ठीक है, इसका जो निष्कर्ष है कि इस प्रकार राजनीतिक दल लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। कह रहा है कि सूचना के अधिकार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यानी कि जो राइट टू इन्फॉर्म है उससे आप क्या समझते हैं, इसको शॉर्ट में करते हैं आरटीआई भी कहते हैं। तो सूचना का अधिकार, जिसे राइट टू इन्फॉर्म कहते हैं या आरटीआई कहते हैं, नागरिकों को सरकार से जानकारी प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। यानी कि कहने का मतलब है कि सरकार क्या क्या काम कर रही है वो जनता का जानने का अधिकार है। आरटीआई के तहत कोई भी जनता सरकार से पूछ सकता है कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब कि आप देश के विकास में क्या क्या किए हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है जो लीगल हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके अंतर्गत कोई भी भारतीय नागरिक सरकारी विभागों से उनके काम, कर्ज, खर्च, योजनाओं और निर्णयों से जुड़ी जानकारी मांग सकता है। यानी कि कोई भी नागरिक जो भारतीय हो वो किसी भी विभाग, सरकारी विभाग से उनका काम पूछ सकता है, काम काज पूछ सकता है, कितना खर्च किया है, कौन सी योजनाएं लाए हैं, ये सब जानकारी वो
प्राप्त कर सकता है यानी कि पूछ सकता है। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया गया था। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसको याद कर लीजिएगा कि सूचना का अधिकार कब लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कामों में पारदर्शिता और जवाबदेह लाना है ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके। सूचना के अधिकार के माध्यम से नागरिक यह जान सकते हैं कि सरकारी धन कहाँ और खर्च कैसे हो रहा है। इससे जनता सरकार पर निगरानी रख सकती है और लोकतंत्र मजबूत होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि जो आरटीआई है यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसके तहत कोई भी व्यक्ति सरकार से उनके काम काजों का जानकारी ले सकता है। ठीक है, पर निष्कर्ष है कि सूचना का अधिकार नागरिकों की सशक्त बनाता है और सरकार को जिम्मेदार बनाता है। ठीक है, यानी कि जो सूचना का अधिकार है वो नागरिकों को सशक्त बनाता है यानी कि जानकार बनाता है। ठीक है, और सरकार को जवाबदेही होता है यानी कि सरकार उसके जवाबदेह बनता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 2 कार्य लिखे। ठीक है, तो इसका जो होता है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो देश के बीच होने वाले व्यापार को नियंत्रण करती है। इसके प्रमुख 2 कार्य हैं यानी कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है उसमें वो अपना नियंत्रण रखती है। ठीक है, यानी कि कोई भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होता है, उसको देख रेख करती है। और इसका जो मुख्य 2 विशेषता है वो है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है, यानी कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य कार्य देश के बीच व्यापार को सुगम बनाना है। यह आयात निर्यात से जुड़े नियमों बनाता है ताकि व्यापार निष्पक्ष और सरल हो सके। ठीक है, इससे देश को एक दूसरे के साथ व्यापार करने से सुविधा मिलती है। ठीक है, यानी कि जो जितना भी कानून होता है वो सभी वर्ल्ड WTO बनाता है। ठीक है, यानी कि आयात हो गया, निर्यात के मामले में जितना भी कानून है यानी कि जितना भी व्यापार से संबंधित यहाँ पर कानून है वो सभी WTO बनाता है। ठीक है, दूसरा है कि व्यापार विवादों का समाधान करना है, यानी कि जब किसी देश के बीच व्यापार को लेकर विवाद होता है तो WTO मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। यह विवादों से शांतिपूर्ण और नियमों के अनुसार सुलझाने की मदद करता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्थिरता बनी रहती है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद होता है तो उसको WTO यानी कि जो विश्व व्यापार संगठन है वो सुलझाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निष्कर्ष है कि इस प्रकार WTO विश्व व्यापार को व्यवस्थित और संतुलित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर निष्कर्ष अपने शब्दों में लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है किसी को वहाँ जाकर कॉपी करना है और लेकिन यहाँ पर निष्कर्ष लिख देना है। ठीक है दोस्तों, निष्कर्ष लिखने से आप लोगों का अच्छा नंबर आता है। कोई भी क्वेश्चन हो चाहे वो 2 मार्क्स का हो या 3 मार्क्स का हो या 5 मार्क्स का हो, सभी में एक शॉर्ट टाइप से अपना पर वहाँ पर निष्कर्ष लिख देना है। निष्कर्ष में क्या लिखना होता है कि आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, वहीं पर लिख दीजिएगा निष्कर्ष करके। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कह रहा है कि बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि जो बैंक है वो पैसा कैसे कमाता है, कैसे लोगों को ऋण देता है। ठीक है, तो बैंकों की आय का मुख्य स्रोत ब्याज है, यानी कि जो बैंक है वो ब्याज से अपना आय कमाता है, यानी पैसा कमाता है। ठीक है, नहीं तो जो बैंक होता है प्राइवेट बैंक होता है वो अपना कर्मचारी को पैसा कहाँ से देगा, तो जो ब्याज लेता है वो ब्याज के पैसा से ही उसका बैंक चलता है। ठीक है, बैंक लोगों से जमा राशि लेकर और ऋण देकर अपनी आय प्राप्त करता है। ठीक है, बैंकों की आय का मुख्य स्रोत इस प्रकार है। पहला, ऋण पर मिलने वाला ब्याज, यानी कि जो ऋण से मिलता है ब्याज उससे बैंक लोगों और कंपनियों को ऋण लेन देन सॉरी लोन देते हैं यानी कि ऋण देते हैं। इस ऋण पर जो ब्याज लिया जाता है वही बैंकों की सबसे बड़ी आय होती है, यानी कि जो बैंक की सबसे बड़ी आय है वो लोन देने पर जो मिलता है ब्याज वही होता है। ठीक है, दूसरा जो है जमा राशि पर ब्याज देना। बैंक ग्राहकों से जमा राशि पर कम ब्याज देते हैं और उसी राशि को आगे ऋण के रूप में अधिक ब्याज पर दे देते हैं। दोनों के बीच अंतर बैंकों की आय बनता है। यानी कि कहने का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई बैंक है, आप यहाँ पर पैसा जमा करने गए तो आप लोगों को मान लीजिए यहाँ पर 2% आप लोगों को यहाँ पर ब्याज दे रहा है। ठीक है, लेकिन जो बैंक है वो किसी दूसरे कंपनी पास दे दिया ब्याज और वहाँ पर वो 10% के ब्याज में वहाँ पर दे दिया। ठीक है, और ये जो बैंक है आपको 2% दे रहा है और जो बाकी 8% बच रहा है वो अपने पास रख रहा है। ठीक है, तो दूसरा तरीका से कमाता है। और तीसरा जो है सेवा शुल्क, यानी कि चेक बुक, ATM, ड्राफ्ट खाता, रख रखाव आदि सेवाओं पर बैंक शुल्क लेते हैं जिससे भी आय होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि ATM हो गया, चेक बुक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, ये सभी से
वहाँ पर शुल्क लेते हैं, जो बैंक वाला होता है पैसा लेते हैं, इससे भी कमाते हैं, ठीक है। और चौथा जो है कि निवेश से आय, यानी कि जो बैंक है सरकारी फंड और प्रतिभूतियों से निवेश करते हैं, जिससे उन्हें लाभ मिलता है, यानी कि जो बैंक होता है वो सरकारी फंडों में, बॉन्डों में अपना निवेश करते हैं, जिससे उनका लाभ मिलता है, ठीक है। निष्कर्ष कहें तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि ऋण पर मिलने वाले ब्याज बैंकों की आय का मुख्य स्रोत है, जबकि अन्य सेवाएं सहायक स्रोत हैं, ठीक है। यानी कि जो बैंक से मिलता है, सॉरी, जो ब्याज मिलता है वो बैंक की सबसे प्रमुख आय है, और जो बाकी मिलता है कर, सॉरी, ऋण, वो सब सहायक है, ठीक है। चलिए चलते हैं ग्रुप सी की ओर। यहाँ पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग की 3 प्रश्न को बनाना है, ठीक है। और जो यहाँ पर जो 19 नंबर क्वेश्चन रहेगा, 19 नंबर जो क्वेश्चन रहेगा वो मैप से रहेगा, तो आप लोग मैप वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि एक महत्वपूर्ण पेय फसल का नाम बताइए तथा इससे उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन करें, यानी कि जो पेय फसल उसका एक नाम बताना है, और उसे उगाने के लिए महत्वपूर्ण जो परिस्थिति होता है, भौगोलिक परिस्थिति होता है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कैसे भूमि होना चाहिए, उसका पूछ रहा है, ठीक है। इसका जो आंसर है कि भारत की एक महत्वपूर्ण पेय फसल चाय है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, चाय लिख सकते हैं, कॉफी हो गया, ऐसा भी क्या है, पेय फसल है। चाय का उपयोग पेय के रूप में पूरे देश और विदेश में किया जाता है, यानी कि जो चाय है उसको पेय के रूप में किया जाता है, यानी कि जो कभी जब मेहमान आते हैं जाते होंगे तो आप लोगों को वहाँ पर चाय दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वो कह रहा है कि चाय उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां इस प्रकार है, यानी कि पहला जो जलवायु है, जलवायु कैसा होना चाहिए। तो चाय की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी कि कहने का मतलब है कि लगभग 20 डिग्री से 30 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए चाय उगाने के लिए, ठीक है। दूसरा जो है वो वर्षा, चाय की फसल के लिए 150 से 300 सेंटीमीटर का नियमित वर्षा चाहिए, ठीक है। इससे अगर अधिक हो गया तब फसल मर जाएगा, या उससे कम भी हो जाएगा तो फसल जो है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो है मिट्टी, चाय के लिए उपजाऊ, गहरी और जल निकास वाली दोमट मिट्टी से उपयुक्त होती है, यानी कि जो मिट्टी होता है और ढलाव मिट्टी होता है जहाँ पर पानी नहीं रुक सकता है, यह अधिकांश तो पहाड़ी इलाकों में किया जाता है, जो भूमि ढलाव होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसका जो भूमि है, चाय की खेती प्रायः पहाड़ी ढलानों पर की जाती है ताकि पानी जमा ना हो सके, ठीक है। अभी मैं बताया कि जो चाय की खेती किया जाता है वो पहाड़ी इलाकों में किया जाता है, ठीक है, ताकि वहाँ पर पानी जमा ना हो सके। पांचवा जो है श्रम, चाय की खेती में अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए सस्ते और कुशल श्रमिक होना आवश्यक है, यानी कि चाय की खेती करने के लिए अधिक श्रमिक की आवश्यकता होती है, अधिक वहाँ पर परिश्रम करना पड़ता है, ठीक है। निष्कर्ष है कि इस प्रकार उचित जलवायु, वर्षा, मिट्टी और भूमि मिलने पर चाय की खेती सफलतापूर्वक की जाती है। इनमें से किसी एक चीज़ का कमी हो जाएगा तो आप लोगों का जो चाय खेती है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती कपड़ा और रेशम कपड़ा की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया है, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो भारतीय जो बुनकर थे, जो सूती कपड़ा उगाते थे, रेशमी कपड़ा उगाते थे, उनको पुराने के लिए, आपूर्ति के लिए क्या क्या किया, ठीक है। तो इसका जो आंसर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से सूती और रेशमी कपड़ों का नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई कठोर उपाय अपनाए। ये उपाय भारतीय बुनकरों के लिए नुकसानदेह थे, ठीक है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो जोर जबरदस्ती के साथ भारतीय बुनकरों के ऊपर दबाव डालता था कि आप यहाँ पर इतना हमको दीजिए, रेशमी कपड़ा हो गया, सूती कपड़ा हो गया, जिससे जो भारतीय बुनकर थे उनको नुकसान पहुँच रहा था, ठीक है। इसका जो मुख्य उपाय इस प्रकार थे। पहला जो था अग्रिम राशि, यानी कि दादनी प्रथा, जो दादनी प्रथा था उसके कंपनी बुनकरों को पहले ही पैसा, यानी कि दादनी दे देती थी, यानी जो कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी वो बुनकरों को पहले पैसा दे देता था, ठीक है। और कहता था कि आप फसल पैदा कीजिए और आप हमको दे दीजिए, ठीक है, उसको दादनी कहते थे। और बदले में उनसे कपड़े केवल कंपनी को ही देने का अनुबंध कराती थी, यानी कि जो कंपनी था वो पहले पैसा दे देता था कम भाव में, जिसके कारण जो बुनकर थे वो कहीं कपड़ा अलग नहीं बेच सकते थे, बल्कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी में ही बेचते थे, ठीक है। दादनी प्रथा शुरू किए थे। दूसरा जो था निजी व्यापार पर रोक, यानी कि अब कहीं पर भी कपड़ा बेचने की अनुमति नहीं थी, किसी जो व्यापारी है, व्यापारी को कपड़ा बेचने की अनुमति नहीं थी, उन्हें केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का काम करना पड़ता था, यानी कि जो बुनकर थे, जो कपड़ा व्यापार कर रहे थे, वो कहीं अलग जगह अपना जो कपड़ा है उसको नहीं बेच सकते थे, वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी में ही अपना कपड़ा बेचते थे, ठीक है। तीसरा जो है कम कीमत तय करना, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो बहुत कम पैसा देता था
कंपनी कपड़ों का दाम बहुत कम तय करती थी, जिससे बुनकरों को उचित लाभ नहीं मिल पाता था। ठीक है, यानी कि जो कंपनी वाला था वो बुनकरों को पैसा पहले दे देता था और वह कम भाव में देता था। ठीक है, इसके कारण जो बुनकर थे, बुनकरों को नुकसान पहुंच रहा था, उनको लाभ नहीं मिल रहा था। ठीक है, चौथा जो है नियंत्रण और निगरानी, यानी कि कंपनी के गुमशुदे बुनकरों पर कड़ी निगरानी रखते थे और समय पर कपड़ा न देने पर दंड देते थे। यानी कि जो बुनकर थे उन पर कड़ी निगरानी रखा जाता था, और जो 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 बुनकर है वो समय पर कपड़ा नहीं देता था तो उसको दंडित किया जाता था। ठीक है, पांचवा जो था दबाव और शोषण, यानी कि बुनकरों पर जबरदस्ती कपड़ा तैयार करवाया जाता था, विरोध करने पर उन्हें परेशान किया जाता था और दंड दिया जाता था। यानी कि जो दबाव बनाए रखते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे वो बुनकरों पर अपना दबाव रखते थे, अपना प्रभाव रखते थे कि आप जल्दी हमको कपड़ा तैयार करके दीजिए, आप नहीं दीजिएगा तो हम यहाँ पर परेशान, यानी कि उसको दंडित किया जाता था, उसको मारपीट किया जा रहा था। ठीक है, यहाँ पर निष्कर्ष है कि इन सभी तरीकों से ईस्ट इंडिया कंपनी ने कपड़ों की नियमित आपूर्ति तो सुनिश्चित की, लेकिन इससे भारतीय बुनकरों की स्थिति बहुत कमजोर हो गई। यानी कि ये सभी तरीका अपनाया जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके कारण जो भारतीय बुनकर थे उनका स्थिति बहुत कमजोर हो गया, वो बहुत गरीब होते गए। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करती है। यानी कि जो लोकतंत्र है वो किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करती है। तो इसका जो आंसर है कि लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता द्वारा चुनी गई सरकार देश पर शासन करती है। लोकतंत्र कई तरीके से उत्तरदायी है, जिम्मेदार और वैध सरकार का निर्माण करती है। ठीक है, पहला जो है चुनाव द्वारा सरकार का गठन किया जाता है। यानी कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव द्वारा ही ये तय किया जाता है कि सरकार कौन बनेगा। ठीक है, लोकतंत्र में सरकार का चुनाव जनता करती है, जनता अपने प्रतिनिधियों स्वयं चुनती है, इसलिए सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो जनता होती है, जब जनता अपने प्रतिनिधि को स्वयं से चुनती है, खुद चुनती है, और चुनने के बाद जो सरकार होती है और जनता के प्रति उत्तरदायी, यानी कि जनता के हितों के लिए अपना कार्य करती है। ठीक है, दूसरा जो होता है जनता के प्रति जवाबदेह, यानी कि जो सरकार बना वो जनता को जवाबदेह बनता है, जवाब 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 देता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि सरकार को अपने कार्यों का जवाब जनता के देना पड़ता है, यानी कि सरकार क्या काम कर रहे हैं उसका जवाब जनता को देना पड़ता है। आरटीआई के अनुसार, सॉरी आरटीआई जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसके तहत उसको क्या कहता है, जवाब देना पड़ता है। ठीक है, अगर सरकार अच्छा काम नहीं करती है तो जनता अगले चुनाव में उसे हटा सकती है। यानी कि कहने का मतलब है सरकार मान लीजिए भ्रष्टाचार हो गया तो जो जनता होता है, जनता मिलकर उसे वोट में अगले चुनाव में उसे हरा सकती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, यहाँ पर तीसरा जो है कानून और संविधान के अनुसार शासन, यानी कि जो सरकार बनती है वो कानून और सॉरी संविधान के दायरे में रहकर ही अपना कार्य करती है। यानी कि कहने का मतलब है कि लोकतांत्रिक सरकार संविधान और कानून के अनुसार काम करती है, यानी कि जो सरकार बनती है वो संविधान के अनुसार ही अपना कार्य करती है। इससे सरकार जिम्मेदार बनती है और मनमानी नहीं कर सकती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भ्रष्टाचार की अभाव होता है। चौथा जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र में लोगों को बोलने, लिखने और सरकार की आलोचना करने का स्वतंत्रता देती है, इससे सरकार सतर्क रहती है। यानी कि लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को अभिव्यक्ति का अधिकार मिलता है, यानी को अपना व्यक्ति जो व्यक्ति है वो कुछ भी कर सकता है, बोल सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है, सरकारी कामों में आलोचना कर सकता है, जो सरकारी काम भ्रष्टाचार हो रहा है वहाँ पर अपना आलोचना कर सकता है। ठीक है, जवाब मांग सकता है। पांचवा जो है वैध सरकार, यानी वैध सरकार, क्योंकि सरकार जनता की सहमति से चुनी जाती है, यानी कि जो सरकार होता है वो जनता की सहमति यानी कि जनता के चुनाव द्वारा जीतती है, इसलिए उसे वैध सरकार माना जाता है और लोगों उसके निर्णयों को स्वीकार करते हैं। ठीक है, यानी कि जो जनता होती है, जनता खुद अपना सरकार चुनती है, इसी कारण से जो जनता होती है सरकार के निर्णयों को स्वीकार करती है। ठीक है, यहाँ पर निष्कर्ष लिखिएगा, इस प्रकार लोकतंत्र चुनाव, कानून, जवाबदेही और जनता की भागीदारी के माध्यम से एक उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन होता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने का क्या कारण था, इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी। ठीक है, यानी कि जो विदेशी व्यापार हो रहा था, विदेशी व्यापार विदेशी निवेश हो रहा था, उस पर सरकार जो था अवरोधक क्यों लगाया था। ठीक है, और अवरोधकों को, यानी कि जो अवरोधक लगा था उसको सरकार क्यों हटाना चाहती थी। ठीक है, इसका जो आंसर है कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने का कारण, यानी कि जो कारण था वो था कि घरेलू उद्योगों की सुरक्षा,
यानी कि भारत सरकार चाहती थी कि देश के छोटे और नए उद्योगों विदेशी कंपनियों से प्रभावित न हो, इसलिए आयात पर रोक लगाई गई। यानी कि जो भारतीय सरकार थे वो विदेशी जो सामान आ रहे थे उस पर रोक लगा दिया गया था, ताकि इससे जो जनता थी, छोटे उद्योग थे, छोटे उद्योगपति थे, उन लोगों को जो विदेशी कंपनियां के जो सामान बनता था अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा क्वालिटी का, उसको देखकर प्रभावित ना हो। ठीक है, इसी कारण जो सरकार थी वो आयात यानी कि मंगाने पर उस पर रोक लगा दिया गया था। ठीक है, दूसरा जो था स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देना, यानी कि देश में बने सामान को बढ़ावा देने के लिए विदेशी वस्तुओं पर कर और नियंत्रण लगाए गए थे। ठीक है, यानी कि जो विदेशी सामान थे उस पर कर लगाया गया था और उसमें नियंत्रण लगा दिया गया था कि आप सामान मेरे देश में नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्वदेशी अपनाने का प्रथा हुआ था। ठीक है, यानी कि देश में जो सामान बन रहा था उसको महत्व दिया जाने लगा। तीसरा जो है विदेशी पूंजियों पर नियंत्रण, यानी कि सरकार नहीं चाहती थी कि विदेशी कंपनियां भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण कर लें। ठीक है, यानी कि जो सरकार था वो नहीं चाहता था कि जो विदेशी व्यापार है वो भारत में आकर अपना यहाँ पर नियंत्रण जमा सके। ठीक है, चौथा जो है विदेशी मुद्रा की बचत, अधिक आयात से विदेशी मुद्रा बाहर जाती थी, इसलिए व्यापार पर नियंत्रण जरूर से समझा गया। यानी कि अधिक सामान मंगाने से जो भारतीय मुद्रा थी वो विदेशों में चल जाता था। ठीक है, और सरकार नहीं चाहती थी कि जो हमारा पैसा है वो विदेशों में जाए। ठीक है, ख है कि सरकार इन अवरोधकों को क्यों हटाना चाहती थी, यानी कि सरकार जो था इन अवरोध लगाए गए थे अवरोधक, उसको क्यों हटाना चाहती थी। तो पहला जो कारण था आर्थिक विकास को तेज करने के लिए। ठीक है, यानी कि विदेशी निवेश से पूंजी, तकनीक और रोजगार बढ़ता है, जिससे विकास तेज होता है। ठीक है, दूसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ने के लिए, यानी कि खुले व्यापार से भारतीय उद्योगों की गुणवत्ता और कार्य क्षमता बढ़ती थी। तीसरा जो है नई तकनीक प्राप्त करने के लिए, यानी कि विदेशी कंपनियों के आने से आधुनिक तकनीक और प्रबंधन के तरीकों देश में आते हैं। ठीक है, चौथा जो है वैश्वीकरण को अपनाने के लिए, यानी कि विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़े व्यापार और निवेश पर लगाए अवरोधों को हटाना आवश्यक था। ठीक है, यानी कि हटाने का जो कार्य था वो था कि वो विदेशी कंपनियां भारत में आए और अपना व्यापार करें, जिसके कारण यहाँ पर विकास बहुत तेजी से हो सके। ठीक है, ये सभी कारण थे, इसी कारण से जो सरकार था जो अवरोधक लगाया गया था उसको हटाना चाहती थी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार भारत सरकार ने पहले देश की सुरक्षा के लिए अवरोधक लगाए, लेकिन बाद में आर्थिक विकास और वैश्वीकरण को बढ़ाने के लिए इन्हें हटाना जरूरी समझा। यानी कि कहने का मतलब है कि सरकार तो पहले समझा था कि जो अवरोधक लगा देंगे तो विदेशी व्यापार यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, और आर्थिक विकास और वैश्वीकरण को बढ़ाने के लिए इन्हें हटाना पड़ा, यानी कि भारत का विकास करने के लिए सरकार को ये जो कानून लगाया था उसको हटाना पड़ा। ठीक है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेगा 19 नंबर वो मैप से रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग मैप वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देकर आइएगा। ठीक है।